ओके, तो ये डाउट आया है जेई एडवांस 2009 पेपर 1 से। मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फंडामेंटल्स पर है। कोई भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ना समझने में दिक्कत है। एक्चुअली जो इस क्वेश्चन में चैलेंज है, अगर कोई मुझसे पूछे, मैं बिल्कुल एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। होता क्या है बच्चों कि मैट्रिक्स मैच के अलग अलग फॉर्म्स जेई एडवांस में आए हैं। जैसे ये वाला जो फॉर्म था, इसमें वो पूरा कॉम्बिनेशन आपको ही बनवाना था। आपको जो ओएमआर में बेसिकली ए बी सी डी और इधर पी क्यू आर एस टी ऐसे एक एरे आपको दे दिया है। अब इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है फिर उसको आपको बबल करना है। यानी बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मेहनत है, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मेहनत है। उसके बाद फिर ऐसे फॉर्म्स आने लगे जिसमें आपको वो चार कॉम्बिनेशन, चार ऑप्शंस बना के दे देते थे। जैसे ए ऑप्शन कह देगा भाई ए का पी, बी का क्यू, सी का एस, इस तरह से। तो एलिमिनेशन बहुत बढ़िया चल जाता था। मतलब बच्चे एक हाथ दो ऑप्शंस को ट्राई करके ही बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन सही आंसर पे अराइव हो जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि पूरी ग्रिड हमको ही भरनी है। भाई ए का हमें कॉम्बिनेशन पी क्यू आर एस टी के साथ देखना है, बी का देखना है, सी का देखना है, डी का देखना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जो हमारा ग्रिड है वो इस तरह से दिया हुआ है। अब सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। तो बहुत देखो, इन हमें जेई एडवांस में क्वेश्चन को ना सिर्फ समझना है, सॉल्व करना है, आंसर फिल करना है, हमें उसको मिनिमम टाइम में भी तो करना है। तो थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड, अपना अप्रोच लॉजिकल बनाइए। अब यूजुअली होगा क्या, क्योंकि हमें ग्रिड ऐसे भरनी है, कोई बच्चा क्या करेगा कि ए ऑप्शन पढ़ा। अब ए ऑप्शन पढ़ के वो ए को पी के अगेंस्ट, ए को क्यू के अगेंस्ट, ए को आर के अगेंस्ट मैच करके देखेगा। इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर साइकोलॉजिकल लेवल पे हम देखें तो ये आपके ब्रेन के लिए इरिटेटिंग है। क्यों इरिटेटिंग है, आप ध्यान से देखिए। इन्होंने कॉलम 2 में 1 2 3 4 5 अलग अलग फिज़िकल सिचुएशंस डिस्क्राइब की हुई हैं। मतलब जैसे अगर आप फिज़िक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको कोई असाइनमेंट मिलता है, शीट मिलती है, तो ये एक क्वेश्चन होता है, ये उसका डायग्राम होता। एक सिचुएशन होती है, ये एक बिल्कुल अलग सिचुएशन है, उसका ये डायग्राम है। ये एक अलग वो है, अलग उसका डायग्राम है। तो देर आर 5 क्वेश्चंस। तो अगर आप ए ऑप्शन को पी से मैच करेंगे तो आप पी को पढ़ेंगे, फिर आप ए को क्यू से पढ़ेंगे तो क्यू को पढ़ेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब आप बी को मैच करने आएंगे तो फिर से आप पी को पढ़ेंगे, फिर से आप क्यू को पढ़ेंगे। तो उसी एक फिजिकल प्रॉब्लम को आपको कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। इसको आप 4 बार पढ़ोगे, इसके अगेंस्ट इसको भी 4 बार पढ़ोगे, क्योंकि फिजिकल सिचुएशन तो पढ़नी पड़ेगी ना आंसर देने से पहले। दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। ये सिचुएशन है जिसके ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं ए को पी क्यू आर एस टी से और बी को पी क्यू आर एस टी से क्रॉस चेक करूं, ये बहुत एक न्यूरल लेवल पे बहुत लंबा तरीका है, क्योंकि मेरे ब्रेन को बार बार अलग अलग फिजिकल सिचुएशंस में हॉप करना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं करना है, उल्टा मैच करते हैं, क्योंकि एनीवेज ग्रिड ही भरनी है। अगर मैं इस फिजिकल सिचुएशन को पढ़ रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्वेश्चन है, इसको पढ़ लिया फटाफट, इसके ऊपर ये जो चारों क्वेश्चंस हैं इनको मैच करके देख लिया, मोर देन वन करेक्ट बना दिया ना हमने इसे। आप में मैं जानता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे ए टू पी, ए टू क्यू ऐसे करके चलते हैं। ऐसे नहीं चलना, हम ऐसे जाएंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने
टी को ABCD के साथ, क्यू को ABCD के साथ फटाफट कोलैट करके देखा है। चलते हैं आगे। सिचुएशन नहायत ही आसान है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कुछ तो खुद भी करो, ध्यान से पढ़ो, पॉज करके पढ़ो या तुम्हारी PYQ किताब से पढ़ो, कुछ तो करो, ठीक है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझाया हुआ है। चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये हम आ गए अपने P ऑप्शन पे। क्या कह रहा है भाई P ऑप्शन? फिक्स्ड इंक्लाइन प्लेन X है, उसके ऊपर ब्लॉक Y है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ब्लॉक के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, एक्सिलरेशन 0 है। तो उसके ऊपर ये 3 फोर्सेस लग रहे होंगे, खुद का mg, इंक्लाइन प्लेन के द्वारा नॉर्मल और काइनेटिक फ्रिक्शन। और क्योंकि एक्सिलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, यानी n और f का रिजल्टेंट एग्जैक्टली mg के इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए। n और f क्या है? यही तो वो फोर्सेस हैं जो x ने y पे लगाए। सो नेट फोर्स अप्लाइड बाय x ऑन y मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू वेट mg, हेंस ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। भाई जब एक्स फिक्स है, ना उसकी हाइट बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो कांस्टेंट है, इसलिए ये गलत हो गया। एक्स प्लस वाई सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, एक्स प्लस वाई सिस्टम की। तो एक्स का तो कुछ नहीं हो रहा, ना काइनेटिक चेंज ना पोटेंशियल चेंज। वाई का काइनेटिक कांस्टेंट है, लेकिन डेसेंड कर रहा है, इसलिए पोटेंशियल तो लूज कर ही रही है, इसलिए सी मैचेस विद पी। फिर टॉर्क ऑफ वेट ऑफ वाई अबाउट पॉइंट P 0, वाई पे जो वेट लग रहा है उसका P के अबाउट टॉर्क क्या है? ऑब्वियसली नॉन जीरो है, तो डी ऑप्शन गलत हो गया, इसीलिए डी डज नॉट मैच विद P। बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे, अगला देखते हैं। एक सिचुएशन इधर दी हुई है, ठीक है। ये पूरा सेटअप लिफ्ट में है, ये कोई प्लास्टिक का पोल है, ये मैग्नेटिक रिंग्स हैं, पूरा सिस्टम यूनिफॉर्मली ऊपर जा रहा है, जेड हवा में है, वाई एक्स पे टिका हुआ है। तो इसका मतलब किसी का भी FBD बनाओ, वेलोसिटी कांस्टेंट, नेट फोर्स 0। अब जेड का FBD बनाऊंगा अगर मैं, तो उसके ऊपर क्या फोर्सेस आएंगे? खुद का वेट आएगा, तो ऑब्वियसली वेट को बैलेंस करने के लिए इस मैग्नेट से रिपल्सिव फोर्स आ रहा होगा, और तो कुछ है ही नहीं। देखो आप, पोल तो जो है प्लास्टिक का स्टैंड, वो फ्रिक्शनलेस है, इसका मतलब F इक्वल टू mg। तो ये F क्या है? ये F रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स है जो मैग्नेट Y ने मैग्नेट Z पे अपवर्ड लगाया है। तो जब मैं मैग्नेट Y का FBD बनाऊंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ से, Z उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा F, बाकी मैग्नेट Y का पे खुद का वेट लगेगा, और ये जो स्टैंड है, जो बेस है, ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी भी नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ से n कितना आ गया? F प्लस mg। अब ये ऑप्शन तो कह रहा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्स ऑन वाई, यानी इस नॉर्मल की जो मैग्नीट्यूड है वो mg के बराबर होनी चाहिए, वो तो mg से ज़्यादा आ रही है, इसलिए ये ऑप्शन Q से मैच नहीं करता। फिर वो कह रहा है कि एक्स की पोटेंशियल एनर्जी कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है। यस, ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, हाइट बढ़ रही है उसकी, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। एक्स प्लस वाई की मैकेनिकल एनर्जी ओवरऑल वो कह रहा है कम हो रही है। अरे क्यों कम हो रही है भाई? ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल तो बढ़ ही रही है, और काइनेटिक कांस्टेंट है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो अपना क्या कहते हैं, सी डज नॉट मैच विथ क्यू। और फिर टॉर्क ऑफ वेट ऑफ वाई अबाउट पॉइंट P 0, हाँ टॉर्क तो 0 ही होगा, क्योंकि ये वाई का mg जो है ये P से पास हो जाएगा, तो इसीलिए टॉर्क 0 होगा, इसलिए डी मैचेस विथ क्यू। आगे चलते हैं, ऑप्शन आर। अगेन पूरा सिस्टम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे को आ रहा है, हर बॉडी पे नेट फोर्स 0 बनाते हैं, फटाफट बनाओ। ब्लॉक के ऊपर टेंशन mg को बैलेंस करेगा, पुली के ऊपर खुद का mg, इधर से टेंशन, और ये क्लैम्प का फोर्स अननोन डायरेक्शन में। इन सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है। ये F क्लैम्प जो होगा वो इन तीनों के रिजल्टेंट के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। टी ही mg के बराबर हो गया, तो F क्लैम्प तो T इससे बहुत बड़ा होगा, तो ए ऑप्शन फेल हो गया, ए डज नॉट मैच विथ आर। फिर कह रहा है कि एक्स की पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही है। अरे भैया डेसेंड हो रहा है तो बढ़ कैसे सकती है? ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है कि पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है। यस, काइनेटिक कांस्टेंट है, मगर हाइट कम हो रही है, धीरे धीरे डेसेंट हो रहा है, इसलिए पूरे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है। और इस पे जो पुली पे जो वो है अपना
एम नॉट जी उसका वेट, उसका पी के अबाउट टॉर्क तो आएगा क्योंकि कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, टॉर्क इज नॉट ज़ीरो, तो डी भी यहाँ पे आर के साथ मैच नहीं कर रहा है। आई बात समझ में? पहले क्वेश्चन अच्छी तरह खुद ट्राई किया करो, फिर देखा करो सोल्यूशन। आते हैं इसके ऊपर, अब यहाँ से थोड़ा ढंग का काम स्टार्ट होता है। प्रोग्रेसिवली डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाया है, ऐसी बात नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन सिली मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है आपने कि ये कंटेनर, ये लिक्विड, ये सब तो रेस्ट पर है, नॉन विस्कस लिक्विड है, विस्कस फोर्स नहीं लगना। आपने इस स्फीयर को इसके अंदर रखा और रिलीज़ किया, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन ये नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये mg बॉयंट फोर्स से ज़्यादा हो गया। भाई आपने तो रेस्ट पे से रिलीज़ किया था ना, यू रिलीज्ड इट। और वो जब हम किसी स्टेशनरी लिक्विड में ऐसे अंदर ऑब्जेक्ट जाके रिलीज़ करते हैं तो 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो ऊपर शूट करेगा, या नीचे सिंक करेगा, या वहीं टिका रहेगा। लॉ ऑफ फ्लोटेशन वगैरह में पढ़ा हुआ है हमने ये। तो इसका मतलब mg बॉयंट फोर्स से बड़ा है, mg बॉयंट फोर्स से बड़ा है, ये नीचे की तरफ एक्सिलरेट करेगा। तो ये लिक्विड जो इस बॉल y पे फोर्स लगा रहा है वो तो बॉयंट फोर्स है, वो mg से लेस है, इसलिए ए ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन, x की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही है, ये है ज़बरदस्त ऑप्शन, ये है ज़बरदस्त ऑप्शन। हाँ बढ़ रही है, x लिक्विड है। आप खुद सोचो यहाँ पे कि जो हमारा पानी है वो यहाँ है, बॉल यहाँ पर है। अब थोड़ी देर बाद क्या हो, बॉल यहाँ आ गई, पानी ऐसे दिखेगा, तो वो बॉल पानी को डिस्प्लेस करते जा रही है ना। तो जितना बॉल का वॉल्यूम है उतना पानी का वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया हुआ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ पानी का मास होएगा, तो वो मास तो ऊपर राइज कर रहा है। अरे वही यार कौवे वाली कहानी आ गई, घड़े में पत्थर डालता है क्या, वो पानी उठता है यहाँ। तो x यहाँ पे लिक्विड को कहा गया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है क्योंकि वो लिक्विड ऊपर डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो B इज करेक्ट, B मैचेस विथ S। देन मैकेनिकल एनर्जी इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑफ सिस्टम। मैकेनिकल एनर्जी डिक्रीज, देखो बाहर से तो कोई फोर्स हम लगा नहीं रहे, जो भी इंट्रैक्शन है वो इनकी आपस में ही है, और बाकी अर्थ जो mg लगा रही है। तो कोई डिसिपेटिव फोर्स जैसे फ्रिक्शन या विस्कोसिटी इस तरह का कोई है नहीं, तो इसलिए सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ओवरऑल वो स्पीड अप कर रहा है, इसलिए वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना। सो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एंड लास्ट, टॉर्क ऑफ वेट ऑफ y अबाउट p इज ज़ीरो, तो ये इसका वेट है, तो ये p से कुछ डिस्टेंस आ रहा है, तो टॉर्क तो यहाँ पे नॉन ज़ीरो है, इसलिए ये भी गलत है। तो ये है अपना, देख लो एक बार ध्यान से सारा कैलकुलेशन। आगे चलते हैं, लास्ट ऑप्शन ये भी अच्छा है। यहाँ पे कुछ नहीं है, पिछला वाला जो था एस वैसा ही है, बस लिक्विड को कर दिया है विस्कस, और इसको टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे जाता हुआ ऐसा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो y का एफ बनाएंगे तो नीचे वेट लगेगा, और सराउंडिंग लिक्विड एक बॉयंट फोर्स लगाएगा, और एक विस्कस फ्रिक्शन जो होता है विस्कोसिटी वाला फोर्स वो लगाएगा। टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो चुकी है, एक्सेलरेशन ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो, तो ये इस तरह से आ गया। तो ये F और B, विस्कस फोर्स बॉयंट फोर्स, दोनों लिक्विड ने ही तो स्फीयर y पे लगाए हैं, तो उनका रिजल्टेंट mg के इक्वल अपोजिट है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय x ऑन y हैज़ मैग्नीट्यूड mg। x की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लगातार बढ़ रही है, यस, क्योंकि मैंने पिछले ऑप्शन में भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि ये नीचे जा रहा है और जो पानी डिस्प्लेस हो रहा है वो ऊपर उठ रहा है, तो लिक्विड की तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। पूरे सिस्टम की नेट मैकेनिकल एनर्जी के बारे में क्या कथन है आपका, क्या कमेंट है आपका? सो ऑब्वियसली इट्स प्रीटी क्लियर, बिकॉज एन इंटरनल डिसिपेटिव फोर्स इज एक्टिंग, तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होना ही चाहिए। तो सी मैचेस विद टी। और फिर ये टॉर्क वाला तो जो है वो है कि टॉर्क यहाँ पे भी नॉन ज़ीरो है, तो ये दिस डजेंट मैच। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी इसकी।
बड़ा प्यारा सवाल है, लेकिन मेन समझ गए ना कि हमेशा लेफ़्ट टू राइट कंबाइन करना ज़रूरी नहीं है, राइट टू लेफ़्ट भी देखिए। और प्लीज़ ध्यान रखिए कि जेई एडवांस में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में एकेडमिक जो आपकी कमांड है, उसके अलावा जो एक बेसिक कॉमन सेंस जो होता है कि हम पेपर के पैटर्न को हैंडल किस तरह से करें सच दैट इट टेक्स मिनिमम टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो वो देखना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। आपको पता ही है जेई एडवांस अपना पैटर्न कभी भी चेंज कर सकता है, कोई भरोसा नहीं है कि मैट्रिक्स मैथ जैसा पिछले 4-5 सालों में आया था वैसे ही आए। ऐसी जब पहली बार उन्होंने 3 कॉलम का मैट्रिक्स मैथ डाला था तो ही बच्चों को तोते उड़ गए थे। उससे घबराना नहीं है यार, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ अपना। तो फाइनल आंसर ग्रिड जो होगी वो इसकी इस तरह से होगी।